प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में नागरिक मौलिक अधिकार अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, नोट कीजिएगा। प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता की परीक्षा में किसी न किसी रूप में, क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में इससे संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसी के साथ में स्नातक स्तर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस रूप में की गई है, इसके ऊपर निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन जो एक वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें, अमेरिका में मौलिक अधिकार। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर ये सारी व्यवस्थाएं टिकी हुई है। ना केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूं मैं। वास्तव में किसी भी राज्य की स्वरूप का आपको पता लगाना हो कि वह राज्य कितना श्रेष्ठ है, वह राज्य कितना निम्न स्तर का है, तो भाई सबसे अच्छी कसौटी एक ही है कि आप ये देखिएगा कि उस देश की राज व्यवस्था में, उस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में, उस देश के संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों की व्यवस्था किस रूप में की गई है। अगर मान लीजिएगा किसी राज्य में व्यक्तियों को किसी भी रूप में अधिकार नहीं दिए गए हैं, मौलिक अधिकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो तय मानिएगा वह राज्य निम्न कोटि का होगा। और एक ऐसा राज्य है जिसमें मौलिक अधिकारों की पूर्ण व्यवस्था की गई है, उनकी जो है सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। जैसे हमारे भारत में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है संविधान के भाग 3 में। इसी के साथ में उनके संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 32 में ऐसा लिखा गया है। अमेरिका की बात आए तो अमेरिका में भी वास्तविक रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और उनकी रक्षा की व्यवस्था भी की गई है। तो वास्तव में ये सबसे अच्छा मापदंड है कि एक राज्य कितना श्रेष्ठ है, कितना निम्न है। आप अधिकारों से भी इस बात का पता लगा सकते हैं। तो आज हम उसी ही टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर राज्य के स्वरूप का पता लगाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहली बात तो ये है कि वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी, कोई बात नहीं, मैं एक ही बात छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मूल बात समझा रहा हूँ। ध्यान दें, एक राजनीतिक विचारक थे, कौन? जॉन लॉक, जो कि समझौतावादी विचारक कहलाते हैं, या अनुबंधवादी या समझौतावादी। मतलब जॉन लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। नहीं, 3 विचारक महत्वपूर्ण, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो भाई जॉन लॉक ने सबसे पहले, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, जॉन लॉक ने सबसे पहले व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी। भाई हम अधिकारों की तो चर्चा कर रहे हैं, तो ये संविधान पर तो हम आएंगे, लेकिन पृष्ठभूमि तैयार करें। जॉन लॉक ने व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को जन्म के साथ, क्या कह रहा हूं मैं जॉन लॉक कह रहे हैं कि व्यक्ति को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते हैं। जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। मतलब जॉन लॉक का कहना है कि व्यक्ति को जन्म के साथ ये 3 अधिकार मिल जाते हैं। सरकारें भी इन अधिकारों को नहीं छीन सकती। जॉन लॉक कह रहे हैं। मुझे बताइए, जॉन लॉक ने जिन 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, क्या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है? किया गया है। तो कहने का मतलब, आप पूरी दुनिया में चाहे किसी भी देश के अंतर्गत आप
वहाँ अधिकारों की व्यवस्था किस रूप में की गई है इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जॉन लॉक का स्मरण अवश्य होना चाहिए। जॉन लॉक का स्मरण किए बिना आप आगे की बात समझ ही नहीं सकेंगे। तो आप यहाँ ये पाएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये तीनों व्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में की गई हैं, मतलब 3 अधिकार। भाई जॉन लॉक कह रहे हैं कि व्यक्ति को जन्म के साथ तीन अधिकार मिल जाते हैं, जिन्हें कि प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। कौन कौन सा? जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो आज आप देखिएगा ये अधिकार किसी न किसी रूप में हम पाएंगे। हमारे भारत में भी व्यवस्था की गई है, अमेरिका में भी व्यवस्था की गई है, जापान में भी व्यवस्था की गई है। मतलब दुनिया के ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में इन अधिकारों को स्वीकार किया गया है। तो क्या जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा संविधान निर्माताओं पर? यस, पूरी दुनिया पर पड़ा है इसका प्रभाव। नंबर 1 बात। दूसरी बात मैंने याद है वो शॉर्ट में लिखा है, लॉक मतलब जॉन लॉक को सबसे पहले स्मरण करें। उसके बाद में H.J. लास्की का भी स्मरण होना चाहिए, हैरल्ड जोसेफ लास्की। वास्तव में हैरल्ड जोसेफ लास्की ने भी अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, क्या ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, मतलब राजनीति का व्याकरण, अधिकारों को व्यापक रूप में लिखा है। और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जबकि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं जरूरी होती हैं, जो आवश्यकताएं जरूरी होती हैं, उनकी प्राप्ति राज्य के द्वारा करवाई जाए। और वो सुविधाएं हैं वही अधिकार हैं जो कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त करवाई जाए। कौन कह रहे हैं? लास्की कह रहे हैं। मतलब लास्की का कहना है कि ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको प्राप्त किए बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। तो वास्तव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में किसी न किसी रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं और उनका उल्लेख मौलिक अधिकारों में किया जाता है। यस, समझ गए हैं। इसके बाद में मूल बात पर हम आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में नागरिक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस रूप में की गई है? इसके लिए सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा, ये एक कुंजी है, एक मापदंड है, इसके आधार पर आप सारी बातें समझ जाएंगे। क्या? एक विद्वान है डेविड कुशमैन क्वायल, नोट कीजिएगा, क्या? डेविड कुशमैन क्वायल के अनुसार संविधान निर्माता मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माता वास्तव में स्वतंत्रता की घोषणा के इन शब्दों में विश्वास रखते थे, क्या? कि मनुष्य को उसके सृष्टा ने, ये इंटर्ड कोमा में है, कोटेशन है, व्याख्यान से, मनुष्य को उसके सृष्टा मीन्स बनाने वाले ने, ईश्वर ने, गॉड, ठीक है, मनुष्य को उसके सृष्टा ने कुछ अनअपहरणीय जिनका कि उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिनको छीना नहीं जा सकता, नहीं, जैसे जॉन लॉक ने कहा है कि व्यक्ति को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते, 3 प्राकृतिक अधिकार मिल जाते, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार, कि उनको कोई भी छीन नहीं सकता, वो वाली बात है। ये सृष्टा ने कुछ अनअपहरणीय अधिकारों से संपन्न किया है, उनमें जीवन स्वतंत्रता। तो वास्तव में जीवन और स्वतंत्रता की क्या चर्चा जॉन लॉक ने नहीं की? सबसे पहले जॉन लॉक ने तो की थी। जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति का प्रयत्न भी है। सुख प्राप्ति का प्रयत्न, बिना संपत्ति सुख कहाँ मिलेगा? सुख प्राप्ति का प्रयत्न भी है। इन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही मनुष्यों में शासन तंत्र की स्थापना होती है। मतलब वास्तव में डेविड कुशमैन क्वायल का कहना है कि वास्तव में, मतलब ये स्वतंत्रता जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा पत्र के शब्द हैं और इन शब्दों को यहाँ ये कह रहा है कि वास्तव में शासन तंत्र की स्थापना किस लिए होती है? शासन तंत्र की स्थापना इसलिए होती है कि जीवन, स्वतंत्रता और सुख की प्राप्ति हो। तो सरकारों की स्थापना केवल इन्हीं के लिए होती है। तो क्या जॉन लॉक ने ये बात नहीं कही थी कि व्यक्ति को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार? यहाँ वास्तविक रूप में ये जो व्याख्यान से भी यही बात कह रही है। मैंने इसलिए सबसे पहले जॉन लॉक की चर्चा की है कि वास्तविक रूप में सरकार की स्थापना किस लिए की जाती है? सरकार की स्थापना इसलिए की जाती है कि व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो, संपत्ति की सुरक्षा हो। क्या कह रहा हूँ? व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो, संपत्ति की सुरक्षा हो, व्यक्ति स्वतंत्र रूप में अपना जीवन व्यतीत करे, किसी अन्य के अधीन ना रहे, किसी अन्य संस्था के अधीन ना रहे।
ठीक है, ये बात होगी। तो यहाँ आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, मूल संविधान में स्थान नहीं। अब ये कंपटीशन पूछ लिया जाता है यूपीएससी एग्जाम विशेषकर। क्या बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में, मूल संविधान में क्या मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया था? नो, नहीं। तो मैंने यहाँ लिखा है मूल संविधान में स्थान नहीं, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार के स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद में अब अगली बात, इसके ऊपर भी प्रश्न बन रहा है, शुरुआत यहीं से हो जाएगी। क्या कि यहाँ पर अब दो पक्ष बन जाते हैं कि भी मूल अधिकारों को जो है स्थान दिया जाए या नहीं संविधान में। तो एक तो हैमिल्टन पक्ष है, दूसरा जेफरसन पक्ष है। जब संविधान का निर्माण किया जाता तो उस समय विशेषकर दो पक्ष बने थे, हैमिल्टन पक्ष और जेफरसन पक्ष। तो हैमिल्टन पक्ष तो कह रहा है कि जनमत, सरकार, नागरिक चेतना द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है, इसलिए हैमिल्टन का कहना है कि मौलिक अधिकारों का संविधान में उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका कहना है कि जनमत, सरकार और नागरिक चेतना, नागरिक जागरूक रहें तो कोई दिक्कत नहीं हो, वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं, तो अधिकारों को उल्लेख करने की संविधान में कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में दूसरा जो पक्ष है वो है जेफरसन पक्ष। वो कह रहा है कि अधिकारों की संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकारें कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता करेंगी, स्वयं सरकारें भी तो अत्याचारी हो सकती हैं, इसलिए जेफरसन का कहना है कि अधिकारियों की व्यवस्था हो। ऐसी स्थिति में अब क्या किया गया कि वास्तविक रूप में प्रारंभ में तो हैमिल्टन की बात को मान लिया गया, परंतु उसके ठीक कुछ समय बाद ही स्वयं कांग्रेस ने वास्तव में 1789 में ही कांग्रेस ने 10 संशोधन अधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किए। अब आप देखिएगा 1789 में, मतलब 4 मार्च 1789 को संविधान लागू हुआ और उसी ही समय कांग्रेस ने 10 संशोधन अधिकार पत्र के रूप में स्वीकार कर लिए, प्रारंभ में ही। तो इसका मतलब जेफरसन की बात को मान लिया गया, जेफरसन की बात को स्वीकार कर लिया गया। और इसके बाद में 1791 में राज्यों ने अनुसमर्थन प्रदान किया और ये संविधान का लिखित अंग बन गए ये मौलिक अधिकार। अब यहां ध्यान दें, 1791 में राज्यों ने अनुसमर्थन प्रदान किया, मतलब जैसे ही 1789 में संविधान प्रारंभ किया गया, तो ऐसी स्थिति में वास्तव में राज्यों ने ये कहा कि हम इसको प्रारंभ तभी करेंगे जबकि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की जाए। ऐसी स्थिति में 1791 में राज्यों ने भी इसका समर्थन कर दिया, किसका? अधिकारों का। तो 1791 में राज्यों ने अनुसमर्थन प्रदान किया और मौलिक अधिकार इसके लिखित अंग बन गए। तो यहाँ दो पक्ष हैं, हैमिल्टन पक्ष और जेफरसन पक्ष। जेफरसन पक्ष की जीत हुई और अंत में जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के लिखित अंग बन गए। समझ गए? तो वास्तव में फिर से कह रहा हूं, 1789 में ही कांग्रेस ने 10 संशोधन अधिकार पत्र के रूप में स्वीकार कर लिए, प्रारंभ में ही कांग्रेस ने स्वीकार कर लिए, ठीक है। और 1791 में राज्यों ने इसको समर्थन दे दिया, ठीक है। तो ये बात आपको दोनों नोट करनी है, यह एग्जाम पूछ लिया जाता है, हैमिल्टन पक्ष और जेफरसन पक्ष, ये दोनों भी आप नोट कीजिएगा। इसके बाद में मूल जो बात आती है वो ये है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है उसको ठीक से समझने के लिए 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि संविधान, मतलब ये प्रारंभ में लिखा ना, मूल संविधान में इसको स्थान नहीं दिया गया था। जब संविधान का निर्माण किया गया था तो वास्तव में ये तो क्या है कि जब 4 मार्च 1789 को लागू किया गया तो उस समय राज्यों ने कहा कि नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कब तक स्वीकार नहीं करेंगे? जब तक कि मौलिक अधिकारों को आप स्थान नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में 1789 में ही कांग्रेस ने 10 संशोधन अधिकार पत्र के रूप में स्वीकार कर लिए कि ठीक है भाई, राज्य की बात स्वीकार की जाती है। और जब स्वीकार कर लेगी तो 1791 में राज्यों ने इसका अनुसमर्थन कर दिया है। और उसके बाद में क्या हो गया, जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के लिखित अंग बन गए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके 4 भाग कौन कौन से हैं?
देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अब तक 27 संशोधन हुए हैं। उन 27 संशोधनों में से जो प्रथम 10 संशोधन, मैंने यहाँ लिखा भी है, ये लिखा कांग्रेस ने 10 संशोधन, प्रथम संविधान में जो 10 संशोधन किए गए हैं वो केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। मौलिक अधिकारों का ही उसमें उल्लेख किया गया है। मैं क्रम से एक एक बात यहाँ बता दूंगा आपको। तो 4 वर्गों में पहला वर्ग है व्यक्तिक अधिकार। पहला कौन सा है? व्यक्तिक अधिकार। तो व्यक्तिक अधिकार के अंतर्गत मैंने सारे अधिकार नोट कर दिए हैं, इनको एक एक को समझा दूंगा मैं। व्यक्तिक अधिकार में पहला है, ए है धार्मिक स्वतंत्रता। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी रूप में राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि अगर डिटेल्स लेता हूं तो बहुत व्यापक वीडियो बन जाएगी। आप मेरे ख्याल में तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, इसका जो उल्लेख किया गया है वह प्रथम संविधान संशोधन में किया गया है। प्रथम संशोधन, मैंने ये यहाँ पर जो नोट कर रखा है ना, 1, 1, 2, 3, 13, 5, 14, 15, ये मतलब कौन से संविधान संशोधन में ये जोड़े गए हैं। पार्ट तो हमने कर दी, 4 भागों में विभाजित करेंगे, लेकिन ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो धार्मिक स्वतंत्रता ये प्रथम संविधान संशोधन में स्थान दिया गया। दूसरा है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्तियों को भाषण की, विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, जिसको कि वास्तव में प्रथम संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया। सी है शस्त्र रखने का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों को शस्त्र रखने का भी अधिकार है, जो कि दूसरे संविधान संशोधन में जोड़ा गया। शस्त्र रखने का अधिकार है अमेरिका में नागरिकों को, नोट कीजिएगा। डी है निजी मकान में सैनिकों के प्रवेश पर पाबंदी। ध्यान दीजिएगा, निजी मकान में सैनिकों के प्रवेश पर पाबंदी कि वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में शांति काल के दौरान निजी मकानों में सैनिक बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। युद्ध की स्थिति में सैनिक प्रवेश कर सकते हैं। यह किस में उल्लेख किया गया है? तीसरे संविधान संशोधन में। अगला ई है अनुचित तलाशी के विरुद्ध सुरक्षा। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुचित रूप में किसी भी व्यक्ति की तलाशी नहीं ली जा सकती है। इसका उल्लेख चौथे संविधान संशोधन में किया गया है। एफ है दासता से मुक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में व्यक्तियों को दासता से मुक्त कर दिया गया है। हाँ, यहाँ इतना जरूर है कि वास्तव में सेना का कार्य कराने के लिए या सेना में भर्ती के लिए व्यक्ति को विवश किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि जो है दासता से मुक्ति जो संविधान में दी गई है उसका उल्लंघन हो रहा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो दासता से मुक्ति, इसका जो उल्लेख है वो 13वें संविधान संशोधन में किया गया है। जी है कानून द्वारा समान संरक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में सभी व्यक्तियों को विधि की दृष्टि से समान संरक्षण दिया गया है। मतलब वास्तविक रूप में वहाँ विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी। नोट कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, विधि की उचित प्रक्रिया, जबकि हमारे भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे। कानून द्वारा समान संरक्षण, ये 14वें संविधान संशोधन में है। एच है नस्लीय आधार पर नागरिक अधिकारों में अंतर नहीं। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत नस्ल के आधार पर, जैसे निग्रो है, गोरे हैं, इंडियन हैं, तो इनकी नस्ल के आधार पर वास्तव में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। इसका जो है 15वां संविधान संशोधन में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, नस्लीय आधार पर नागरिक अधिकारों में अंतर नहीं, 15वां। इसके बाद में आई है जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा। अब देखो, जॉन लॉक ने जीवन और स्वतंत्रता की बात की थी, तो संविधान में ये बात आ गई है ना। तो जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा अर्थात अमेरिका में सभी व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित होगा, उनको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण यदि किया जाएगा तो वह कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाएगा। ये 5वां संविधान संशोधन में किया गया है। इसके बाद जे है न्यायिक अत्याचार से सुरक्षा। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी व्यक्ति के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अत्याचार नहीं किया जा सकता है। वास्तविक रूप में उसकी क्षमता से ज़्यादा उससे जो है हर्जाना वसूल नहीं किया जा सकता। किसी भी रूप में सर्वोच्च न्यायालय अत्याचार नहीं करेगा। इसका उल्लेख किया गया 8वें संविधान संशोधन में, नोट कीजिएगा। ये प्रथम पार्ट हो गया व्यक्तिक अधिकार। व्यक्तिक अधिकार, ये सारे बिंदु आप नोट कर सकते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये तैयार की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा।
पहला पार्ट हो गया, 4 भागों में विभाजित करना है अधिकारों को। दूसरा है न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित अधिकार भी दिए गए हैं, जिसके लिए हमने 2 बिंदु बनाए हैं, ए बी। ए है फौजदारी मामलों में खुली अदालत में जूरी द्वारा शीघ्र सुनवाई का अधिकार होगा, ठीक है। इसका उल्लेख 6ठे संविधान संशोधन में किया गया है, नोट कीजिएगा। बी है दीवानी मामलों में भी जूरी की मांग का अधिकार है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में दीवानी मामलों में भी और फौजदारी मामलों में भी जो है जूरी की मांग की जा सकती है। और ये जो बी है ये 7वें संविधान संशोधन में इसकी व्यवस्था की गई, 7वें संविधान संशोधन में, ये भी आप नोट कीजिएगा, एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रथम 10 संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रथम 10 में ही, इससे आगे भी समय समय पर मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है संविधान में। और तीसरा पार्ट है संपत्ति संबंधी अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता, और यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति हड़पी भी जाती है तो उसका उचित मुआवजा दिया जाता है। और वास्तविक रूप में ऐसा किसके आधार पर किया जाता है? ऐसा किया जाता है कानून की, क्या बोल रहा हूं मैं, कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर ही ऐसा किया जा सकता है। जबकि हमारे भारत में तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया जाता है, और अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसका उल्लेख 5वें संविधान संशोधन में किया गया है, 5वें संविधान संशोधन में किया गया है। और चौथा है अधिकार पत्र के अतिरिक्त अधिकार, मतलब वास्तविक रूप में चौथा जो पार्ट बनाया है वो ये है कि जो ये अधिकार पत्र, इस अधिकार पत्र के अतिरिक्त भी, मतलब जो अधिकार पत्र तैयार किया गया था उसके अतिरिक्त भी वहाँ नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें ए है प्रचलित अधिकार भी, मतलब उस समय वास्तविक रूप में कुछ प्रचलित अधिकार थे, उनकी भी जो है संविधान में किसी न किसी रूप में व्यवस्था की गई है। इसको स्थान दिया गया है 9वें संविधान संशोधन में। बी है वे सब शक्तियां राज्यों एवं उसकी जनता को प्राप्त हैं जो केंद्र को नहीं सौंपी गई हैं। 10वें संविधान संशोधन में इसकी व्यवस्था की गई है, क्या कि वे सब शक्तियां राज्यों एवं उसकी जनता को प्राप्त हैं जो केंद्र को नहीं सौंपी गई हैं। वास्तविक रूप में जो शक्तियां केंद्र को नहीं सौंपी गई हैं उनकी व्यवस्था स्वयं राज्य, 50 राज्य है अमेरिका में, स्वयं राज्य अपने स्तर पर करें। तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तव में मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है वो केंद्र में कुछ अलग है और राज्यों में कुछ अलग है। राज्यों में अपने अपने स्तर पर लोगों को अधिकार दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में राज्यों का संविधान, सभी राज्यों का संविधान अलग अलग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा, ये बात हो गई यहाँ। इसके बाद में सी है इसका, चौथे का, मूल संविधान में व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था। मतलब वास्तव में जो मूल संविधान है उस मूल संविधान में व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कैसे? जैसे वास्तव में बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो आलेख है वह स्थगित तभी किया जाएगा जबकि वास्तविक रूप में विदेशी आक्रमण जैसी स्थिति हो, विदेशी आक्रमण जैसी स्थिति हो या आंतरिक रूप में गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो। तो ऐसी स्थिति में ही इस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या बोल रहा हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख को स्थगित किया जा सकता है, अन्यथा उसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकारों की क्या व्यवस्था की गई है। तो इसमें विशेष जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि प्रथम 10 संविधान संशोधनों में तो इसका उल्लेख किया गया है, परंतु इसके अलावा भी समय समय पर संविधान में अन्य संशोधन किए गए हैं जिनमें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को परिस्थितियों के अनुसार जोड़ा गया है। एक पार्ट हो गया, यहाँ मैंने लिखा है 1 पार्ट, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को 4 वर्गों में बांट सकते हैं आप। अच्छा, अब जैसे ये मौलिक अधिकार 4 वर्गों में बांट जाते हैं ना, तो इसी प्रकार से जैसे नहीं, ये लॉस्की है, लॉस्की ने भी स्पष्ट रूप में कहा है अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, राजनीतिक व्याकरण में, क्या कहा है कि सभी प्रकार के अधिकारों को, सभी प्रकार के अधिकार, पूरी दुनिया, अमेरिका, भारत, जापान, स्विट्जरलैंड, चीन, कोई भी क्यों ना हो, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो वास्तव में ये सारे अधिकार यही तो हैं, सारे अधिकार यही तो हैं। इसमें सामाजिक अधिकार भी है, आर्थिक अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार भी है। यस, तो इसलिए सबसे पहले हमें जॉन लॉक और लॉस्की के विचारों का स्मरण करना चाहिए यदि अधिकारों को ठीक से समझना है। इसके बाद में दूसरा पार्ट लेते हैं अधिकार पत्र की विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अधिकार पत्र है, इस अधिकार पत्र की क्या विशेषताएं, इसके ऊपर भी
एग्जाम में किसी न किसी में प्रश्न पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। अधिकार पत्र की विशेषताएं नंबर 1, अधिकारों की प्रकृति उदारवादी एवं निषेधात्मक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में जो अधिकार पत्र है, उस अधिकार पत्र की जो प्रकृति है वह उदारवादी क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थान दिया गया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थान दिया गया है। इसी के साथ में किसी न किसी रूप में व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, तो ये इस कारण उदारवादी होगा। और निषेधात्मक भी है। निषेधात्मक इसलिए कि वास्तविक रूप में अधिकार पत्र में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि कांग्रेस को, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या क्या काम नहीं करना है, क्या क्या काम नहीं करना है। क्योंकि कांग्रेस यदि वो काम करेगी तो व्यक्ति के अधिकारों का जो है उल्लंघन होगा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसलिए अधिकारों की प्रकृति उदारवादी निषेधात्मक है, नकारात्मक, मतलब कुछ काम करने के लिए मना किया जा रहा है, कांग्रेस को मना किया जा रहा है, व्यवस्थापिका को मना किया जा रहा है कि ये काम नहीं करे। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रक्षित। अब ध्यान दें, दूसरी विशेषता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रक्षित। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। किसी भी रूप में यदि कांग्रेस के द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके विरुद्ध कोई कानून बनाती तो सर्वोच्च न्यायालय उनको अवैध घोषित कर देती है। और यदि राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है अमेरिका में, राष्ट्रपति के द्वारा कोई ऐसा अध्यादेश जारी किया जाता है जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें भी अवैध घोषित करती है, अमान्य घोषित करती है। नोट कीजिएगा। तो वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा करती है। यस। तीसरा है अधिकारों के साथ कर्तव्यों का उल्लेख नहीं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देखो, फ्रांस में, जापान में, चीन में, भारत में वास्तविक रूप में जो है अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी किसी न किसी रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है, हमारे भारत में कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है, परंतु फिर भी कर्तव्यों को स्थान दे दिया गया है। चीन में, जापान में, फ्रांस में इनका उल्लेख किया गया है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है, लेकिन कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में। नोट कीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनता है और पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। क्या लिखा मैंने? अधिकारों के साथ कर्तव्यों का उल्लेख नहीं। तीसरी विशेषता होगी। चौथा है अधिकारों की व्यवस्था जटिल है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अधिकार पत्र है, इस अधिकार पत्र में अधिकारों के बारे में ज़्यादा स्पष्ट रूप में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए अधिकारों की व्यवस्था जटिल है, कठिन है। कैसे? इसको हम 4 बिंदु के आधार पर लेंगे। अधिकारों की व्यवस्था जटिल है। क्यों है जटिल? अधिकारों की संख्या सुनिश्चित नहीं। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत अधिकारों की संख्या सुनिश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जब व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के बारे में कभी किसी भी अधिकार की सुविधा की आवश्यकता पड़ती है तो कांग्रेस उसे अधिकार का रूप दे सकती है। और इसी के साथ में स्वयं राज्य, क्योंकि राज्य का अपना अलग अलग संविधान है और राज्य भी अपनी परिस्थिति के अनुसार अधिकारों की व्यवस्था अलग अलग रूप में कर सकते हैं, इसलिए अधिकारों की संख्या सुनिश्चित नहीं है। जबकि भारत में अधिकारों की संख्या सुनिश्चित है, निश्चित है। यस। बी है अधिकारों की परिवर्तनशील व्याख्याएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर जो मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है वह परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। इसलिए अधिकारों की परिवर्तनशील व्याख्याएं की गई हैं। और सी है अधिकारों की प्रकृति संघीय है। अधिकारों की प्रकृति संघीय मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अधिकार पत्र है, जो नागरिक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई संविधान में, उसकी जो प्रकृति है वो संघीय है। संघीय क्यों है? क्योंकि वास्तव में जो ये अधिकारों की व्यवस्था की गई है ये केंद्रीय सरकार के बारे में की गई है, जबकि वहाँ राज्यों के अपने अलग अलग संविधान हैं, तो राज्य अपने स्तर पर अधिकारों की व्यवस्था करते हैं। इसलिए वास्तव में जो अधिकारों की प्रकृति है वो केवल संघीय है, राज्यीय नहीं है। राज्यों के वास्तव में संविधान अलग अलग होते हैं, उनको शक्तियाँ
मतलब संघ की शक्ति गिना दी गई है, बाकी सब कुछ कह दिया गया कि राज्यों का है, तो सभी राज्य अपनी परिस्थिति के हिसाब से अधिकारों की व्यवस्था करते हैं। इसलिए अधिकारों की प्रकृति संघीय है, अधिकारों की प्रकृति संघीय है। और डी है, अधिकार सैद्धांतिक दृष्टि से अमर्यादित, व्यवहार में मर्यादित हैं। ध्यान दें, अधिकार सैद्धांतिक दृष्टि से अमर्यादित, व्यवहार में मर्यादित है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो सैद्धांत की दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से क्या है, अमर्यादित है। मतलब ऐसा लगता है कि वास्तव में इन अधिकारों की कोई मर्यादाएं नहीं हैं, परंतु व्यवहार में जब इनकी क्रियाशीलता के ऊपर बल दिया जाता है तो वास्तव में इनकी मर्यादाएं हैं। क्या हैं? इन अधिकारों की मर्यादाएं हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में समय समय पर ये देखा गया है कि जब भी अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए, अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए कहीं पर भी इन अधिकारों के कारण मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में उन अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। जैसे शांति काल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति में अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया अधिकार पत्र की विशेषताएं। मैंने जो महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी हैं, नोट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस रूप में समझाऊंगा कि कोई बात शेष नहीं रहेगी। इसके बाद तीसरा पार्ट लेते हैं, अमेरिकी जीवन में अधिकार पत्र की स्थिति क्या है, एक्चुअल पोजीशन। वास्तव में जो ये अधिकार पत्र है या मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है, इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। तो ध्यान दें, एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। जेफरसन कह रहे हैं कि पृथ्वी पर सभी सरकारों के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्ति का अधिकार जनता है। ध्यान दें, पृथ्वी पर सभी सरकारों के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्ति का अधिकार जनता है। क्या है? मूल अधिकार प्राप्ति का अधिकार जनता है। मतलब वास्तविक रूप में पृथ्वी पर सभी सरकारों के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्ति का अधिकार जनता है। कि वास्तविक रूप में सभी देशों में किसी न किसी रूप में सरकारों की जो व्यवस्था की जाती है वह इसलिए की जाती है कि व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा हो, व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा हो, उसकी संपत्ति की सुरक्षा हो। ठीक है, जेफरसन कह रहे हैं। अब इसकी जो वास्तविक स्थिति है, इसका वर्णन हम 3 बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। धार्मिक आधार पर अधिकारों का उल्लंघन, कि वास्तविक रूप में व्यवहार में देखा जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में धार्मिक आधार पर अधिकारों का उल्लंघन होता है। धार्मिक आधारों पर अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है कि वास्तव में वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धर्म हैं उनमें वास्तविक रूप में काफ़ी जो है तनातनी रहती है। तो इस आधार पर जो है उन्होंने अधिकारों का उल्लंघन किया है। दूसरा है नस्लीय आधार पर अधिकारों का उल्लंघन। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेषकर निग्रो लोगों के साथ जो है अन्याय होता है। यहाँ तक कि निग्रो लोगों को गैर सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाती है। चाहे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, चाहे नौकरी करने की बात आ रही हो, तो उनको जो है प्रवेश नहीं दिया जाता है। नौकरियां नहीं दी जाती हैं, स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो वास्तव में नस्ली आधार पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है भेदभाव है, परंतु इतना नहीं है जितना जब संविधान लागू किया गया था उस समय। अब काफ़ी इसमें सुधार हो गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बात के ऊपर विशेष बल दिया था कि भाई नस्ली आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। और तीसरा है वर्गीय आधार पर अधिकारों का उल्लंघन। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ग के आधार पर ही भेदभाव किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? पूंजीवादी व्यवस्था है। तो लगता तो ऐसा है कि भाई वहाँ पर जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, किसान हैं, उनके साथ किसी भी रूप में कोई अन्याय नहीं होता है, लेकिन वास्तविक रूप में वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो वास्तव में विभिन्न प्रकार की जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं उनमें उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। इसलिए वर्गीय आधार पर भी जो है अधिकारों का वहाँ उल्लंघन होता है। मतलब किसी भी रूप में वहाँ पर समानता नहीं है। ये बात न केवल अमेरिका, हमारे भारत में भी देखी जा सकती है। वर्गीय आधार पर अधिकारों का वहाँ उल्लंघन किया जाता है। परंतु इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में
जब हम व्यवहार के धरातल पर देखते हैं तो ये दोष संविधान का नहीं, ये दोष अधिकार पत्र का नहीं, ये दोष स्वयं जनता का है। मुझे बताइए, वास्तव में जब जनता ही धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर भेदभाव का जहर उगले तो क्या केवल संविधान व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखेगा? क्या करेगा फिर संविधान? क्या करेगी व्यवस्थाएं? इसमें जिम्मेदारी जनता की है, जिम्मेदारी व्यक्तियों की है कि वास्तविक रूप में हम सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आधार पर कोई जहर ना उगले, और यदि जहर ना उगला जाए तो संविधान में वर्णित अधिकार सुरक्षित हैं। तो इसमें अधिकार पत्र का कोई दोष नहीं है। दोष है तो स्वयं जनता का है। नोट कीजिएगा, दोष है तो स्वयं जनता का है। यस। इसके बाद में चौथा पार्ट मैंने बनाया निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं इसके बाद? निष्कर्ष रूप में मैंने यहाँ केवल एक सेंटेंस लिखा है कि संविधान एवं शासन प्रणाली में व्यक्ति के अधिकारों को काफ़ी महत्व दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में शासन प्रणालियाँ, शासन मतलब समय समय पर जो राष्ट्रपति आए हैं, शासन प्रणाली में विभिन्न राष्ट्रपतियों ने, जैसे कैनेडी हैं, आइजनहावर हैं, और जो प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, इन्होंने दास प्रथा को पर विशेष बल दिया था कि इसको समाप्त किया जाए। तो इन राष्ट्रपतियों ने वास्तव में जो है व्यक्ति के अधिकारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था कि भी कैसे भी हो व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए अधिकारों की व्यवस्था की जाए, अधिकारों की सुरक्षा की जाए। और सर्वोच्च न्यायालय को वास्तव में सचेत किया गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय सचेत भी है। जब भी ऐसी कोई बात आती है कि अधिकारों का उल्लंघन कहीं हो रहा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा दिए हुए आदेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, उनको भी यदि गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है तो रद्द कर देती है सर्वोच्च न्यायालय। और इसी के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस वहाँ की जनता को जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनका किसी भी रूप में उल्लंघन करते, किसी भी रूप में उन मौलिक अधिकार के विरुद्ध यदि कानून बनाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए कानून को भी असंवैधानिक, अमान्य घोषित कर देती है। तो इसलिए अंत में आप कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में संविधान एवं शासन प्रणाली में व्यक्ति के अधिकारों को काफ़ी महत्व दिया गया है। अंत में फिर कहूँगा, पूरी दुनिया में किसी भी राज्य व्यवस्था का आप अध्ययन करेंगे तो आप वास्तविक रूप में मौलिक अधिकारों के आधार पर ये बता सकते हैं कि वह राज्य श्रेष्ठतम है या वह राज्य निकृष्टतम है। जिस देश में जितने अच्छे रूप में नागरिकों के मौलिक अधिकार की व्यवस्था की जाती है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, वह राज्य उतना ही श्रेष्ठतम होगा। और जिस राज्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, वह राज्य निम्न कोटि की श्रेणी में आएगा, निम्न स्तर की श्रेणी में आएगा। यस, ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित बातें। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये सब बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।